Good morning, students. I am well here, and I wish all of you are also well at your home. All of you are studying. You must have seen the last lecture in which I talked about some of the basic concepts related to cell. Today, we will read its discovery as well as at the importance of cell in our life, in our body, whatever we call in an organism's life or in organism's body. So let us see what we have read yesterday and what today we are going to discuss. Cell. Already I have told you कि it is the structural and functional unit of life. इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि it is the structural and functional unit of life. Functional unit of life. Unit of life. ठीक है बेटा, सेल के बारे में मैंने आपसे बता दिया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. कभी भी सेल के बारे में अगर आपको डिफाइन करना है तो ये ध्यान रखिए कि सेल कभी भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा. दूसरी बात क्या है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होने के साथ साथ हम ये कहते हैं ऑल द लाइफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी, ऑल द लाइफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी in a body is carried out by cell. इसके बारे में मैंने आपसे ये भी बताया था कि सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हाथी है या चींटी है, इसके बारे में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सेल किसका बड़ा है किसका छोटा है. हम नहीं कह सकते. इवन अगर हम बात करें कि इवन द सेल ऑफ एलिफेंट कैन बी स्मॉलर and that of human being can be larger, and that of human being can be larger. नहीं, बहुत आसान है ये तो. मतलब ये कि अगर हमने एलिफेंट के सेल की बात की तो वो बहुत छोटा भी हो सकता है, और अगर ह्यूमन बीइंग के सेल की बात की तो वो बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा हो सकता है. तो सेल के साइज के हिसाब से हम नहीं कहते कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा. कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटा है या बड़ा है उसको डिसाइड ये नहीं करता कि सेल उसका छोटा होगा या बड़ा होगा. तो कौन डिसाइड करता है? तो हम कहेंगे क्या कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म is identified by number of cells. क्लियर है? उसके बाद मैं आपको बताऊं बेटा कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो भागों में बांटे गए. कितने भागों में? 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं. पहले का नाम है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मींस व्हाट की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि सेल कितने तरह का? 2 तरह का. ठीक है. एक का नाम यूनिसेल्युलर, दूसरे का मल्टीसेल्युलर. 2 तरह के सेल हो गए. एक का नाम हो गया यूनिसेल्युलर और दूसरे का क्या नाम हो गया? मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब होता है वन, मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेल्युलर. और वहीं पर मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, more than one celled organism,
अगर हम मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है बेटा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है अमीबा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा? अमीबा। उसके बाद वहीं पर दूसरा जो है वो क्या है बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात कर लें तो अब इनमें डिफरेंस होता है। अमीबा और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट हैज अनडेफिनिट या इनडेफिनिट साइज ऑफ सेल, या साइज की जगह हम शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका जो सेल होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता अमीबा के केस में, इसीलिए इसको सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडोपोडिया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है। वहीं पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहेंगे क्या? इट हैज अ डेफिनिट शेप, इट हैज अ डेफिनिट या डेफिनिट साइज्ड सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी सेल्यूलर में हमेशा ही जो साइज ऑफ सेल होता है वो फिक्स होता है, मतलब आइडेंटिफाइड होता है, आइडेंटिफाइएबल होता है। लेकिन अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में बात करें तो वो सेल का जो साइज है वो ओरिएंटेड नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, जिसको हम इर्रेगुलर कहते हैं। इर्रेगुलर सेल होता है इसमें। किसमें? यूनिसेल्यूलर में। ठीक है। और इर्रेगुलर का मतलब क्या हो गया? फिक्स नहीं होना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया। दूसरा पार्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट है वो जाता है आपको। डिस्कवरी ऑफ सेल इट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक। in year 1665 में पहली बार किसी ने सेल को डिस्कवर किया और उस व्यक्ति का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने सेल को डिस्कवर किया और कब किया था। तो 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कैसे आइडेंटिफाई किया? तो हम कहेंगे क्या कि ही टुक द basis of cell as the bark of tree। देखो बेटा, पेड़ का जो बाहरी छाल होता है, जो स्किन होता है, उसको इसने बेसिस माना। एंड ही ऑब्जर्व द बार्क ऑफ ट्री एंड ही ऑब्जर्व the bark of tree he observed the bark of tree in bark of tree को किसमें ऑब्जर्व किया इसने? तो हम कहेंगे क्या कि he observed the bark of tree in, या इन की जगह अंडर माइक्रोस्कोप। इसने क्या किया कि उस जो वो बार्क ऑफ ट्री था उसको लेकर आया और माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया। जब वो अंदर डाल रहा था तो वैसे तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसको दिखा था जो बाहर से वो लेके आया था,
उसके बाद जब उसने माइक्रोस्कोप को काम पर लगाया या माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने देखना स्टार्ट किया, तो उसने ये देखा कि ये छोटे छोटे ब्लॉक से बना हुआ है और वो ब्लॉक छोटे छोटे वॉल से सेपरेटेड है। नहीं, आपको भी दिख रहा होगा कि जब मैं ये बना रहा हूं, जब मैं ये बना रहा हूं, जब मैं ये बना रहा हूं, तो ये सब क्या है, एक कहीं ना कहीं बाउंड्री से, ये इससे सेपरेटेड है, ये इससे सेपरेटेड है। तो अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व ये किया कि ये जो छोटे छोटे बाउंड्री वॉल्स हैं, ये जो छोटे छोटे बाउंड्री वॉल्स हैं, इन छोटे छोटे एक बाउंड्री वॉल को इसने क्या नाम दे दिया, सेल। अब देखो इन्हीं का रिपीटेशन है ना, इसको बार बार बनाया गया, इसको बार बार बनाया गया, इसको बार बार बनाया गया, तो ये क्या बन गया, एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पार्ट बन गया। तो कहीं ना कहीं सेल के बारे में ये कहा जाता है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक। और ये एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है जिसको टाइम एंड अगेन रिपीट करने पर आप ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं, तो देखिए सेल के बारे में हम जानते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यहां पर सेल और प्लस में सेल, कितने सेल हो गए बेटा, 2। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। एक ऑर्गेनाइज्ड वे मैं आपको बता रहा हूं। अब टिश्यू प्लस टिश्यू क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन। अब ऑर्गन प्लस में ऑर्गन क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और इसी से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं जब मैं ऑर्गेनिज्म को बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका सबसे छोटा पार्ट आपको कहां दिख रहा है, सेल के रूप में। क्योंकि 2 सेल को कंबाइन किया तो टिश्यू, 2 टिश्यू को कंबाइन किया ऑर्गन, 2 ऑर्गन को कंबाइन किया ऑर्गन सिस्टम, और कई ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन किया तो ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को बनाने में किसका मेन रोल है, सेल का। क्यों, क्योंकि वही सबसे छोटा पार्ट है जिसके कॉम्बिनेशन से ये चीजें बन पाती हैं। अब यहां पर एक और बात देखने वाली है कि अब टिश्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। टिश्यू क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल या द ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 और मोर सेल्स। चूंकि ग्रुप है तो 2 से ज्यादा ही होगा, तो फिर भी हम वहां लिख देते हैं कि द ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। The group of 2 or more than 2 cells performing a specific task, एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टिश्यू कहते हैं। जब भी हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टिश्यू होगा। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज अगर आप करोगे, कई सारे टिश्यूज को ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। क्लियर है, मीन्स व्हाट की ग्रुप ऑफ टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज की, टिश्यूज विल लीड टू किसको, तो हम कहेंगे क्या, ऑर्गन। और इसी तरह से ये आगे की ओर चलता रहता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ, किसने किया, और ये किस तरह से लाइफ ओरिएंटेड है। मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल है। ये आपको शायद अब तक समझ में आ गया होगा। अब सेल में क्या है बेटा कि बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो यहां पर देखो, ये चीज मैं आपको दिखाता हूं एक। अब देखो सेल जो होता है ना, अगर हम सेल की बात करें तो सेल एक तरह से मान लो, अगर हम उसको सर्कल मानते हैं, जैसे देखो यहां, अब देखो ये एक सेल बताया, इसके अंदर का एक छोटा सा सेल मैंने आपको ये बताया कि ये एक सेल का काम करता है। यहां देखो बेटा, अब जब ये सेल का काम कर रहा था तो सेल जो है ना, मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये आपको किसके बारे में बताता है, न्यूक्लियस।
सेल के अंदर बेटा कोई भी कैसा भी सेल होगा ना, तो उसके अंदर अगर न्यूक्लियस है, मतलब होता ही है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो है ना वो कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। मतलब सेल क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो सब इंस्ट्रक्ट करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का काम है। नहीं, मतलब ये कि सेल जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, सॉरी न्यूक्लियस जो है वो सेल को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्टिंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसके अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे मान लो ये कंट्री है और यहाँ ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसी के काम से सारा काम होगा, मतलब इसने जो इंस्ट्रक्ट कर दिया यही काम फॉलो होगा। जैसे इन्होंने कहा कि भाई लॉकडाउन होगा, पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट। और कंट्रोलिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस का नाम सबसे ऊपर आता है। न्यूक्लियस, इसके बारे में हम ये भी कहते हैं, इट इज द कंट्रोल या इंस्ट्रक्टिंग बॉडी ऑफ सेल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने ये देखा, और भी बॉडी पार्ट्स हैं। अब यहां देखिए, जैसे मैं इसको बता रहा हूं कि ये वाला जो सेल था, अब ये इससे घिरा हुआ है, तो ये क्या है बेटा? सेल वॉल। और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। हालांकि उसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक जो हमने डिस्कस किया है वो आज के बेसिक्स को लेकर सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जहां हम ये पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, न्यूक्लियस कब एब्सेंट होता है, या फिर न्यूक्लियस कब डेफिनिट शेप में प्रेजेंट नहीं होता, किस तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डिफरेंट होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसमें जो पार्ट्स मौजूद होते हैं, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो पार्ट है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।